माँ बुढ़ापे में बस एक बेकार की वस्तु बनकर रह जाती है। काश कि ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। यह आसमान मेरे सिर पर गिर जाता और मैं एक पल में ही खत्म हो जाती। अपनी औलाद के मुंह से ऐसी बात सुनने से पहले ही मैं मर क्यों न गई। मेरे हृदय में अंगार देख रहे हैं जिन्हें दुनिया का कोई भी सागर नहीं बुझा सकता है। एक माँ के लिए इससे बड़ी जिल्लत की बात और क्या होगी कि उसके ही बेटे उससे ये कहें कि माँ, घर में जो भी झगड़ा होता है वो आपकी वजह से ही होता है। घर का माहौल आपने ही खराब कर रखा है। आप इस घर को छोड़कर क्यों नहीं चली जाती ताकि हम शांति से जी सकें। आपके इस घर में आप कोई जरूरत नहीं है। हमारी पत्नियां आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं। ये सुनकर प्रभा जी जुड़वत रह गई थी। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अपने ही बेटों से ये सब सुनने को मिलेगा। आखिर जिन बेटों को जन्म दिया, अपने खून पसीने से बड़ा किया, वो ही अपनी माँ से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो तो इसी उम्मीद में जी रही थी कि 3 बेटे हैं, मैं तो राज करूंगी। पर उनकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया। ये बात सुनकर प्रभा देवी जी एकटक नजरों से अपने तीनों बेटों को देख रही थी, पर किसी भी बेटे ने उन पर तरस नहीं खाया और अपने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। वो मायूस सी उठी और एक बैग में 4-5 साड़ियां और अपने पति की तस्वीर, कुछ कागजात रखे और सिसकते हुए अपने बनाए घरौंदे को निहारती रही। उनकी आंखों से अश्रुधारा अनायास ही बह जा रही थी। उनके कलेजे में एक टीस सी उठती थी तो अश्रुधारा का बहाव और भी तेज हो जाता था। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, परंतु उनकी आंखें उनके हृदय में उठने वाले दर्द की गवाही दे रही थी। इसी घरौंदे में वो ब्याह कर आई थी। एक एक कमरे की साज सज्जा उन्होंने खुद की थी। पर्दों से लेकर फर्नीचर तक उन्होंने खुद से तैयार करवाया था। तब कहीं जाकर सालों में इस घर को बसाया था। घर का हर एक कोना गवाह है कि वो अपने घर से कितनी जुड़ी हुई हैं। इस घर से वो कितनी मोहब्बत करती हैं। और अचानक तीनों बेटों ने फरमान सुना दिया कि आप यहाँ से चली जाइए। आप होती हैं तो घर में झगड़े होते हैं। जब बड़े बेटे राजन का जन्म हुआ था तो घर में उत्सव मनाया गया था। सालों बाद घर में लड़का हुआ था, क्योंकि उनकी जेठानी हेमा जी के 4 बेटियां थी और सास पोते के इंतजार में पलके बिछाकर बैठी थी। जब प्रभा देवी जी ने लड़के को जन्म दिया तो घर में खुशियां आ गई थी। राजन पूरे घर का चहेता और लाडला था। सभी उसे सिर आंखों पर बिठाते थे। राजन के बाद दूसरे बेटे सूरज का जन्म हुआ। सूरज छोटा था और अपनी हर बात मनवा लेता था। कोई भी गलती करता था तो अपने बड़े भाई पर डाल देता था। उसकी वजह से राजन को डांट पड़ने लगी थी, इसलिए वो उस पर गुस्साया रहता था। सूरज के बाद तीसरे बेटे नरेश का जन्म हुआ। वो और भी ज्यादा नटखट था और अब उसकी वजह से सूरज को भी डांट पड़ती थी। अपने बेटों की ये हरकतें देख देख कर प्रभा देवी जी फूली नहीं समाती थी और हर समय अपनी किस्मत पर इतराती थी। हेमा जी की चारों बेटियां बड़ी हो रही थी। इधर प्रभा देवी जी के तीनों बेटे भी बड़े हो गए। जब हेमा जी ने अपनी पहली बेटी की शादी की तो वो बहुत रोई थी। तब सास ने सुनाने का मौका नहीं छोड़ा था। अरे तू तो अभी रो रही है, मैं तो इसके जन्म पर ही रोई थी। लड़की चाहते एक दिन चली जाएगी और साथ में दहेज भी ले जाएगी। अभी तो 3 और हैं, ये बेटियां तो घर में होनी ही नहीं चाहिए। तभी उससे छोटी बेटी बोलती है, दादी ऐसा क्यों कहती हो आप भी तो किसी की बेटी हो और जो 2 बहुएं घर में लाई हो वो भी तो किसी की बेटी ही है। प्रभा जी की सास फिर गुस्सा करती और गुस्से में सबको लपेटे में ले लेती थी। प्रभा जी अपनी जेठानी की चारों बेटियों को बहुत प्यार करती थी और चारों उन्हें अपनी छोटी माँ समान ही समझती थी। बाकी तीनों बेटियों की शादियां भी जल्दी ही कर दी। अब हेमा जी खुश रहती थी। उनके पति का देहांत तो सालों पहले हो गया था। अकेली घर में क्या करती, कभी कोई बेटी रहने आती तो कभी कोई बेटी और जमाई अपने साथ घुमाने ले जाते थे। बेटियां आती तो दिन भर अपनी चाची और माँ से बातें करती रहती थी। एक दिन उनकी सास बोली, अब बेटियों तो विदा कर दी, उन्हें भूल जाओ। अब तो मेरे पोतों की शादियां कर दो ताकि घर में पोत बहू आ जाए और जल्दी से मैं अपने होने वाले पड़पोतों का मुंह देखकर सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं।
सबसे पहले राजन की शादी कर दी। कोमल उसकी पत्नी बनकर आई। कोमल का बस नाम ही कोमल था। स्वभाव से वे बिल्कुल भी कोमल नहीं थी। वे जबान की बड़ी खारी थी। अच्छी पढ़ी लिखी तो थी, परंतु अपनी दादी सास, ताई सास और सास ससुर का जरा भी आदत नहीं करती थी। उसे अपनी पढ़ाई का बड़ा घमंड था और इसी घमंड के चलते वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी। वो घर में किसी से भी मिलकर नहीं चली, हमेशा अपने में लगी रहती थी। वो अपने ससुराल वालों को गंवार समझती थी, पर राजन की नौकरी इसी शहर में थी, इसलिए इन सब के साथ रहना कोमल की मजबूरी थी। घर का काम तो उसकी दोनों सास संभाल लेती थी। कोमल का मन करता तो काम करवाती, नहीं तो घूमने फिरने चली जाती। पर जी बहू के आने की उम्मीद लगाई थी कि बहू के साथ समय अच्छा गुजर जाया करेगा, पर बहू उनके पास 2 मिनट भी नहीं बैठती थी। बस अपने काम से काम रखती थी और बाहर घूमने फिरने निकल जाती थी। पर जी बहू के लिए बहुत कुछ करती थी, उसके आगे पीछे फिरती ताकि वह उनकी बेटी बन जाए। बहू से अपने मन की कहे और वो उनके मन की सुने, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उनकी बेटी ना बन पाई और प्रभा जी उसमें नाकाम ही रही। कुछ सालों बाद सूरज की शादी भी लीना से कर दी ताकि दादी जी की इच्छा पूरी हो सके। वो अपने जाने से पहले अपनी तीनों पौध बहुओं का चेहरा देखना चाहती थी। नरेश के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। तब नरेश की साली टीना से दिनेश की शादी कर दी गई। प्रभा जी ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि दोनों बहनें एक ही परिवार से आ गई हैं, तो अब वो दोनों उनकी बेटी बनकर रहेंगी। वो बड़ी बहू कोमल जैसी नहीं निकलेंगी, लेकिन इस मामले में उनकी सोच एकदम गलत थी। दोनों बहनों ने आपस में गुटबाजी कर ली थी। अब वो दोनों बहनें अपने हिसाब से रहती थी। प्रभा देवी जी के पास बैठना तो बहुत दूर की बात है, वो दोनों तो उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। इसी बीच दादी जी चली गई और सोने की सीढ़ी चढ़ने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। हेमा जी अपनी बेटियों के साथ ही रहती थी। उन्हें कभी कोई बेटी अपने पास बुला लेती तो कभी कोई बेटी बुला लेती। चारों बेटियां ही अपनी माँ की बहुत सेवा करती थी, अपनी माँ का बहुत मान सम्मान करती थी। वो अपने नाती नातिन के साथ अच्छे से दिन बिता रही थी। उनका समय बड़ा अच्छा बीत रहा था। अब प्रभा जी के मन में आ रहा था कि काश उनकी अपनी भी कोई बेटी होती। तीनों बहुओं की अपनी ही अलग दुनिया थी। वो उनको अपने साथ में रखना ही नहीं चाहती थी, उनसे दूर भागती थी। सास के देहांत के बाद और जेठानी जी के बेटियों के पास चले जाने के बाद वो काफी अकेली हो गई थी। कुछ ही समय बाद हृदयघात से उनके पति का भी देहांत हो गया। पति के देहांत से तो उन्हें गहरा आघात लगा था। एक वही तो सहारा थे जो उनके सूनेपन को, अकेलेपन को दूर करने का सहारा थे। उन्हें भी अब भगवान ने अपने पास बुला लिया था। पति के देहांत ने उनको अंदर तक हिलाकर रख दिया था। सभी रिश्तेदारों ने समझाया, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। 3 बेटों, बहुओं और पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। पति के देहांत के बाद महीनों तक प्रभा जी आंसू बहाती रही। उनके हृदय की पीड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने मन को सांत्वना दी, अपने आप को समझाया। अब प्रभा जी भी समय के साथ चलने लगी, घर में अपना मन लगाने लगी। परंतु ससुर जी के देहांत के बाद तो अब तीनों बहुएं बिंदास हो गई थी। एक दूसरे को कुछ भी कह देती और एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। प्रभा जी उनके काम को लेकर लड़ाई और रोज की चिक चिक से परेशान हो गई थी। काम करते ही तीनों अपने अपने कमरे में बंद हो जाती थी। प्रभा जी उनसे बात करने को तरस जाती थी। वो अपने बेटों से कहती तो वो भी समझाते थे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बहू को समझ आ जाएगी। पर अब बेटे भी उनसे दूर होने लगे थे। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। अब प्रभा जी ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगी थी। तीनों बेटे अब बहुओं के गुलाम बन गए थे। धीरे धीरे कब उन्होंने घर के कमरे बांट लिए थे और उनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी बांट ली थी। उन्हें पता ही नहीं चला था। घर का बंटवारा हो गया था और अब एक प्रभा जी
अपने तीनों बेटे और बहुओं को अखरने लगी थी। तीनों ही बहुएं अब प्रभा देवी जी की इज्जत नहीं करती थी। जिसके मुंह में भी जो आता था वही कह देती थी। बड़ी बहू कोमल 2 रोटी खिलाती थी पर साथ में 10 ताने देती थी, और मछली बहू जो करती थी तो छोटी बहू टीना भी वही करती थी। बड़ी बहू कहती थी, बड़ी हूं तो क्या हुआ, क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? अभी जायदाद का बंटवारा करोगे तो दोनों छोटी देवरानियां अपना अपना हिस्सा छोड़ देंगी क्या? जब हिस्सा लेंगी तो फर्ज भी निभाए। बीच की बहू लीना भी अपनी सास को ताना देती थी, देख लो सासू माँ, न बड़ी बहू काम आ रही है ना ही छोटी बहू, पर मछली बहू ही आपको 2 रोटी दे रही है। फर्ज तो बड़ी का होता है। वैसे भी जेठ जी तो घर परिवार के लाड ले रहे हैं और छोटे देवर आपके लाड ले रहे हैं। मेरे पति तो बीच में ही प्यार को तरसते रह गए, फिर भी उनकी पत्नियां आपको 2 रोटी भी नहीं दे रही हैं। परभा जी कड़वे घूंट पी जाती। बीच बीच में वो हेमा जी से बात करके दिल हल्का कर लेती थी। वो उन्हें हिम्मत देती थी। प्रभा जी की तीनों बहुओं में अब ठन चुकी थी और अब कोई सी भी बहू उन्हें रखना नहीं चाहती थी। तीनों के बच्चे बड़े हो गए थे और उनमें झगड़े होने लगे थे। प्रभा जी गेंद की तरह इधर से उधर धक्के खाती थी। कभी किसी बेटे की रसोई से खाना खाती तो कभी किसी बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर अब उनकी उपस्थिति से घर में सबके चेहरे लटक जाते थे। उन्हें लगता था घर में उनकी किसी को कोई भी जरूरत नहीं है। एक दिन वो सुबह छत से सोकर नीचे आई तो उन्हें चाय की तलब लगी। तीनों ही बहुओं ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो बेटे बाहर आए और बोले, माँ आप क्यों बहुओं को परेशान करती हो? हमारी पत्नियां पूरे दिन काम कर करके थक जाती हैं और आप उन्हें सोने भी नहीं देती हो। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आपने उनकी नींद खराब कर दी। आप घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो? केवल एक कप चाय के लिए तीनों बेटों से इतनी बातें सुनने को मिल गई। बहुएं क्या कम थी सुनाने के लिए, जो अब बेटे भी तैयार हो गए थे। माँ की बेइज्जती करते हुए बेटों को जरा सी भी शर्म नहीं आई। एक विधवा बूढ़ी अकेली औरत इस उम्र में कहाँ जाएगी, क्या करेगी? इससे किसी को मतलब नहीं था, परंतु अपने आत्मसम्मान से और समझौता ना करना पड़े, इसलिए आज प्रभा जी ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अपना बैग लेकर जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो खुशी के मारे उनकी आंखें चमक गई। हेमा जी की सबसे छोटी बेटी बाहर कार लिए खड़ी थी, जो उसी शहर में रहती थी। वो अपनी चाची को अपने साथ लेकर चली गई। हेमा जी ने ही उसे फोन करके सब बताया था और उन्हें अपने साथ लाने को कहा था। छोटी बेटी ने अपने एडवोकेट पति को सारी घटना बताई और कागजात भी दिखाए तो वो भी हैरानी से बोला, चाची जी घर पर आपके तीनों बेटों का कोई हक नहीं है। ये घर तो दादाजी ने अपने दोनों बेटों के नाम किया था और जब दोनों बेटे नहीं रहे तो ये घर मम्मी जी और आपके नाम हो गया है। पति की संपत्ति की उत्तराधिकारी पत्नी होती है। आप दोनों इसकी बराबर की हकदार हैं। आप चाहें तो अपने बेटों पर मुकदमा करके घर वापस ले सकती हैं और उन्हें घर से बेदखल भी कर सकती हैं। अपनी बेटी और जवाई के मुंह से ये सुनकर प्रभा जी हैरान रह जाती हैं, पर वो उस समय कुछ जवाब नहीं देती हैं। अगले दिन हेमा जी भी बड़ी बेटी के घर से वापस छोटी बेटी के घर ही आ जाती हैं और पूछती हैं, प्रभा तूने क्या सोचा? भाभी अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अगर मैं कुछ करने का सोचूंगी तो लोग क्या कहेंगे? एक माँ अपने ही बेटों पर मुकदमा कैसे कर सकती है? रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे? प्रभा जब 3 बेटे मिलकर एक बूढ़ी विधवा माँ को घर से निकालकर बेघर कर सकते हैं तो एक माँ भी अपने नालायक बेटों पर मुकदमा कर सकती है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अगर तेरे बेटे तेरी सेवा करते तो तू क्या उन पर मुकदमा करती? अपना घर भी लेना जरूरी है, नहीं तो इस बुढ़ापे में कहाँ धक्के खाएगी? कौन तुझे अपने घर में रखेगा? अब इस बुढ़ापे में क्या दर दर की ठोकरें खाएगी? हेमा जी की बातें प्रभा जी की समझ में आ गई। उन्होंने अपने जवाई पर पूरा भरोसा किया और अपने तीनों बेटों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। नोटिस मिलते ही तीनों बेटों के होश उड़ गए। आखिर माँ ऐसे कैसे कर सकती हैं? अगले दिन कोर्ट में सब हाजिर थे। प्रभा जी ने अपनी बात कही, मेरे तीनों बेटों ने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया है, इसलिए मुझे अपना घर वापस चाहिए, जहाँ पर ये तीनों अपने परिवार समेत रह रहे हैं। इन तीनों को माँ की 2 वक्त की रोटी भारी लगती है तो मैं इन्हें अपना घर कैसे दे दूं?
ये घर मेरे पति और जेठ के हिस्से का है, जिसमें मेरी जेठानी भी बराबर की हिस्सेदार है। मुझे अपना घर वापस चाहिए। पति के जाने के बाद मेरा भरण पोषण कैसे होगा? मेरे तीनों बेटे अच्छा कमाते हैं, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि तीनों बेटे हर महीने एक निश्चित राशि मुझे भेजें, ताकि मैं इज्जत की दो रोटी खा सकूं। माँ, आप ये तमाशा क्यों कर रही हैं? अपने ही बेटों को कोर्ट में घसीटते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप केस वापस लीजिए, हम तीनों आपको दो वक्त की रोटी दे देंगे। फालतू में कोर्ट के चक्कर लगेंगे, राजन ने कहा। मम्मी जी, अब तक जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाइए। आप बारी बारी से हम तीनों के पास रह लीजिएगा। हम 4-4 महीने आपको रख लेंगे। बेकार ही हम सबके मायके में भी हमारी इज्जत उधर गई कि आपने अपने ही बेटों पर केस कर दिया है, कोमल ने समझाया। लेकिन प्रभा जी ने अब ठान लिया था कि वो अब जब तक जिएंगी इज्जत की रोटी ही खाएंगी, वो किसी की क्यों सुने। अब बात जब घर खाली कराने की आई तो बेटे बहुए मीठा बोल रहे हैं, वैसे रोज कड़वी बातें सुनाते थे। जब इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाला तब इन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा, तो आज मैं इनके बारे में क्यों सोचूं? किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। तुम सब कान खोल कर सुन लो, अब मैं किसी की भी कोई बात नहीं सुनूंगी। ये मेरा हक है और मैं इसे लेकर ही रहूंगी। तीनों अच्छा कमाते हो तो अपने परिवार को लेकर किराए के घर में भी रह सकते हो, और तुम तीनों हर महीने मुझे खर्चा भेजोगे। मेरी बस इतनी मांग है। बड़ी बदकिस्मत माँ हूं मैं, जो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। काश तुम लोग अपने संस्कार भूले नहीं होते। काश तुम अपनी माँ की कदर करते, इज्जत करते, तो तुम्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। घर की इज्जत बाहर उछलती है तो उसके छींटे सब पर आते हैं। ये सब करने के लिए तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। कोर्ट ने कुछ महीनों बाद अपना फैसला सुनाया। परभा जी ने घर के कागजात दिखाए और बेटों को घर खाली करना पड़ा। उन्होंने बाकी के कमरे किराए पर उठा दिए और एक कमरे में खुद रहने लगी। तीनों बेटे उन्हें हर महीने खर्चा भी भेजने लगे। परभा जी ने अपनी बेटी और जवाई को धन्यवाद दिया और उन्होंने अपनी वसीयत भी बनवा कर रख दी कि उनके मरने के बाद ये घर उनके जिठानी की चारों बेटियों में बांट दिया जाए, क्योंकि ये चारों ही समय समय पर आकर मुझे संभालती हैं, बीमारी में मेरा इलाज करवाती हैं, मेरी सेवा करती हैं। यही मेरी असली बेटियां हैं। अब हेमा जी भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आ जाती थी। भाभी, आप बड़ी किस्मत वाली हैं जो आपको 4 बेटियां हैं। काश मेरे भी 3 बेटों की जगह 3 बेटियां ही हो जाती, तो मुझे आज ये दिन देखना नसीब ना होता। प्रभा जी ने उदास होकर कहा। तो हेमा जी मुस्कुराकर बोली, ये चारों मेरी ही नहीं, हमारी बेटियां हैं। अपर्भा जी सम्मान और इज्जत से अपना बुढ़ापा व्यतीत करने लगी। एक माँ कई बच्चों को पाल लेती है, पर कई बच्चे मिलकर भी एक माँ को 2 वक्त की इज्जत की रोटी नहीं दे सकते हैं। आधुनिक समाज की ये कैसी विडंबना है। ये समस्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जन्म देने वाली माँ को इज्जत देना और उनका सम्मान करना हर संतान का कर्तव्य है। कृपया अपने माता पिता को बहुत प्यार और सम्मान दीजिए, और माता पिता को खाना सबसे पहले दीजिए, क्योंकि माता पिता का अधिकार उस खाने पर सबसे ज्यादा होता है। जिस घर में माता पिता का आदर और सत्कार ज्यादा किया जाता है, उस घर में खुशियाँ और बरकत खुद चलकर आ जाती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।